ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। दुनिया अमेरिका ईरान जंग को लेकर परेशान है, लेकिन देखिए 4 महीनों में जारी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान में शांति वार्ता की कोशिश की गई है, लेकिन नतीजा नाकाम हो गया। आरोप लगाया गया था कि ईरान की सत्ता और सेना में सत्ता को लेकर संघर्ष हो रहा है, लेकिन अब खबर आ रही है कि ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर हमले जारी रहें, जबकि ट्रंप फिलहाल बातचीत और डील को मौका देना चाहते हैं। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि ईरान पर प्रस्तावित हमले रोकना गलती है और सैन्य कार्रवाई जारी रहनी चाहिए, जबकि ट्रंप ईरान पर टारगेटेड हमले करना चाहता था। लेकिन ट्रंप ने कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों की अपील पर यह फैसला भी बदल दिया। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बड़ी तकरार क्या दुनिया के लिए नई मुसीबत होगी? और देखिए, इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करेंगे। और आपको बता रहे कि यहाँ पे देखिए किस प्रकार से पहले ईरान युद्ध शुरू की गई अमेरिका और इजराइल की ओर से। एक साथ मिलकर दोनों ने युद्ध की शुरुआत की थी, लेकिन बावजूद इसके अब दोनों ही देशों के बीच में कहीं ना कहीं टकराव की जो स्थिति है वो यहाँ पे उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, विदेश मामलों के जानकार करुणी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है करुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए खास बातचीत में। देखिए, सबसे पहला सवाल तो करुण जी आपसे मेरा ये होगा कि क्या लग रहा है अब ईरान के खिलाफ जो दोनों अमेरिका और इजराइल युद्ध लड़ते हुए नजर आ रहे थे, क्या दोनों के बीच में ही मतभेद हो जाएगा और ये जो युद्ध है वो नया ही मोड़ लेते हुए नजर आ रही है? देखिए, दोनों के बीच में मतभेद है वो अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक था। और मैं हफ्ते 10 दिन पहले भी ये कह रहा था कि इजराइल और अमेरिका के बीच में मतभेद हैं। हाँ। क्यों कह रहा था? देखिए, हम पैटर्न को समझें। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज होती है, पहले जर्मिनेट होता है बीज, उसके बाद बाहर निकलता है, हमारे को बाद में दिखाई देता है। हम आज कह रहे हैं कि मतभेद हो गए हैं जब सबके सामने आ गए हैं, लेकिन अमेरिका के इंटरेस्ट में और इजराइल के इंटरेस्ट में, वहां की लीडरशिप के दिमाग में पहले ही आ चुके थे मतभेद। उसके बहुत से कारण हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी राष्ट्र का हित होता है तो 2 तरह के हित होते हैं। एक तो परसीव, जिसको हम देखते हैं कि मान के चलते हैं कि ये हमारा इंटरेस्ट है। एक जेन्युइन इंटरेस्ट होता है। जेन्युइन इंटरेस्ट सबका ये है कि भाई दुनिया में शांति रहे, सब को एग्जिस्टेंस से रहें, एक दूसरे की स्टेटस को रिकॉग्नाइज करें। लेकिन वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है उसमें संभव नहीं है। तो इजराइल और अमेरिका, जैसा कि हम कहते हैं कि दुनिया क्या बड़े केओटिक ऑर्डर में रह रही है। क्योंकि जब हम कहते हैं केओस भी है, ऑर्डर भी है, फिजिक्स में एक केओटिक ऑर्डर होता है। क्योंकि आप और हम कहेंगे तो केओस हो तो ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर है तो केओस नहीं हो सकता, दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। लेकिन उसमें एक पैटर्न होता है। तो इन दोनों के रिश्ते में भी एक पैटर्न रहा है। देखिए, अमेरिका में जो जूज कम्युनिटी है उसका अमेरिकन पॉलिसी प्लानिंग पे बहुत ज्यादा प्रभाव है। क्योंकि जो अमेरिकन वेल्थ के कंट्रोल में, टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में जूज कम्युनिटी है, जो बाय एंड लार्ज, कुछ जूज ऐसे हैं जो नहीं सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज वो इजराइल के साथ है। तो इजराइल का जो दृष्टिकोण था वो है रीजनल लेवल का, कि जो वेस्ट एशिया है, ईरान है और दूसरे देश हैं, वहां का स्थिति में इजराइल कहता है कि मेरे लिए एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ सेल्फ डिफेंस में कर रहा हूँ। अमेरिका इजराइल का अलाई तो है, लेकिन अमेरिका का ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। अमेरिका ये जानता है कि वो दुनिया के लीडर हैं, दुनिया में उनका प्रभाव है, दुनिया में उनका आधिपत्य है। तो इजराइल के लिए अमेरिका अपने आधिपत्य को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही अनवाइज होगा और ये अमेरिका की जनता भी नहीं चाहेगी। और इसीलिए ट्रंप के जो इजराइल के साथ लड़के ईरान के अगेंस्ट में स्ट्राइक किया, 40 दिन तक लड़ाई लड़ी, उसमें अमेरिकन जनता अब पूछ रही है कि आपने क्या हासिल किया। अब ट्रंप ये चाहते हैं कि मैं इससे निकलूं, इजराइल चाहता है कि बिना ईरान को खत्म करे निकल जाओगे तो मेरी तो सेल्फ डिफेंस ही नहीं होगी। तो दोनों में डिफरेंसेस स्वाभाविक है अगर देशों के इंटरेस्ट को हम देखें। बिल्कुल करोड़ी जी, स्वाभाविक तौर पर देखिए डिफरेंसेस तो नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से दोनों ही देशों की ओर से स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं।
और अब ट्रंप, देखिए सबसे चौंकाने वाला बयान तो ट्रंप का ये निकलकर सामने आया कि इजराइल की जनता उनको बहुत प्यार करती है और मैं चाहे तो वहां पे चुनाव लड़ूं तो मैं जीत भी जाऊंगा। बताइए, इतना इस प्रकार से यहाँ पर बयानबाजी हो रही है, लेकिन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों में सब कुछ ठीक है। देखिए, देशों में ठीक है, फ्रेंडशिप हो सकती है, व्यक्तिगत दोस्ती भी हो सकती है। तो व्यक्तिगत दोस्ती होने पर भी क्या आप अपने देश के हित को दांव पे लगा देंगे? व्यक्तिगत दोस्ती की वजह से ही उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट किया कि जो भी केस लगे हुए हैं नेतन्याहू के, उनमें पार्डन कर दो, इनको समाधान कर दो। ये ट्रंप ने वहां के राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट किया है, लीगल प्रोसेस से हटके। तो वो व्यक्तिगत जगह अपनी जगह है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्र हित है और उस राष्ट्र हित में अमेरिका आज अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा है, बिल्कुल अकेलापन का एहसास हो रहा है। एक भी देश अमेरिका के साथ नहीं है जो बहुत अच्छे दोस्त होते थे। मैक्सिको है, कनाडा है, यूरोप के कंट्री है, कोई भी साथ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को यह एहसास हो रहा है कि हमने इजराइल से लगाव में, इजराइल की दोस्ती में ये डायरेक्ट स्ट्राइक करके गलती कर दी, क्योंकि ऐसा उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि इस तरह का हो जाएगा। जी बिल्कुल करोड़ी जी, देखिए, और यही तो वजह है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक मौका और दे दिया जाए ईरान को, एक समझौते का मौका। इसीलिए तो बार बार समझौते दिए जा रहे हैं, सीज फायर की बात की जा रही है, लेकिन इजराइल बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको ये मौका नहीं मिलता हुआ नजर आएगा ना दोबारा। इतना बड़ा मौका कहां मिलेगा कि दुनिया का सुपर पावर मेरे साथ मिलकर किसी देश को, जो मेरा विरोधी देश है, उसको युद्ध में उसके साथ युद्ध लड़ रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पे दोनों के बीच में ही मतभेद यहाँ कहीं ना कहीं शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रोशनी, जो सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति है वो है ईरान में लंबे समय से सैंक्शन चल रहे थे और ईरान की जनता में, ईरान की सरकार में बहुत बड़ा एंगर था। कभी तो वो ईरान की सरकार के अगेंस्ट में एक्सप्रेस हो रहा था, जिसको अमेरिका, इजराइल हवा दे रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ सरकार भी ये कह रही थी कि ईरान की हार्डशिप्स हैं, उसके लिए सैंक्शंस जिम्मेदार हैं, क्योंकि ईरान की जनता में शिक्षा का स्तर अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन वो इसीलिए वो पढ़ते हैं, जानते हैं कि कारण क्या है। तो उस सैंक्शन से ईरान लगभग पैरालाइज हो गया था। और जब इतना बड़ा संकट आ जाए तो उसमें एंगर का एक्सप्रेशन होता है, वो बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ होता है। और उसी डिटर्मिनेशन की वजह से अमेरिका और इजराइल की जो सैन्य शक्ति है उसके सामने ईरान कहीं टिकता ही नहीं है, कहीं स्टैंड ही नहीं करता। फिर भी 40 दिन तक स्टैंड किया और आज भी स्टैंड कर रहा है और आज भी डिटर्मिनेशन है। तो जो वहां की जनता का जुनून है वो ये है कि आप ईरान को खत्म करना चाहते हैं, जिसको वो जुडिशियस नहीं मानते हैं, अनफेयर मानते हैं। तो दुनिया में जब फेयरनेस और जस्टिस को आप अपने हाथ में लेना चाहेंगे कि आप कहेंगे वही फेयर है, आप करेंगे वही जस्टिस है। और इसीलिए जो अरब ममालिक हैं, गल्फ कंट्रीज, वो अमेरिका से पैसा निकालना शुरू कर दिया, वापस लाने लग गए। एक कारण तो यह है कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, क्योंकि ईरान ने इन पे भी अटैक किए। लेकिन दूसरा कारण यह है कि जिस तरह से अमेरिका एसेट सीज करता है, रशिया के एसेट सीज किए, ईरानियन के एसेट सीज किए, तो कभी भी अगर डिफरेंसेज हुए तो अमेरिका तो हमारे एसेट सीज कर लेगा। तो वहां से अमेरिका से पैसा वापस निकलने लग गया है कि जो गल्फ कंट्री अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करते थे। तो अमेरिका को एहसास हो रहा है कि अब अगर ज्यादा दिन रहे यहाँ गल्फ में तो अमेरिका की अच्छी स्थिति नहीं होगी। और दूसरी तरफ अब गल्फ कंट्रीज एक और सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज ने 1975 में हेलसिंकी अकॉर्ड्स करके यूरोप में शांति की स्थापना की, बॉर्डर फिक्स कर लिए कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, तो वैसा ही नॉन एग्रेशन पैक्ट का आइडिया भी उनके दिमाग में चल रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका को इस क्षेत्र से बाहर जाना पड़ेगा। अमेरिका के जो बेसेज हैं वो लंबे समय तक यहाँ नहीं टिकेंगे और उससे फिर अमेरिका का जो रणनीतिक और राजनीतिक हित है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा। इजराइल के लिए भी ये अच्छा नहीं होगा। तो इजराइल चाहता है कि अमेरिका यहाँ रहे,
और अमेरिका ईरान को खत्म करे इजराइल के बिहाफ पे, लेकिन वो अब प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि उससे निकलना अमेरिका की बिल्कुल करोड़ी मजबूरी जी, है, क्योंकि देखिए लेकिन यहाँ वो पर ग्रेसफुली अमेरिका निकलना चाहता। लाखों करोड़ों मिलियन यहाँ पर खर्च कर चुका है, इतना नुकसान उसको हो चुका है। कम से कम ईरान तो यहाँ पे ड्रोन से हमले करते हुए नजर आ रहा है, और जो पुराने मॉडर्न उसके पास विमान है उससे हमले कर रहा है। लेकिन अमेरिका अमेरिका तो अपने सबसे ज्यादा अत्याधुनिक और जो भी उसके अभी के मॉडर्न जेट्स हो गए या फिर जितने भी विमान हो गए उससे हमला कर रहा है। तो नुकसान तो सबसे ज्यादा अमेरिका को ही हो रहा है, और ये भी एक मुख्य वजह है डोनाल्ड ट्रंप के पीछे हटने की। देखिए, जंग में सभी का नुकसान होता है, एक पार्टी का नहीं होता है। किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, नुकसान सभी का होता है। और अल्टीमेटली जो अमन होता है, पीस होती है, वो बातचीत से ही होती है। चाहे आप 40 दिन लड़ लो, चाहे 80 दिन लड़ लो। देखिए, यूक्रेन और रशिया में कई सालों से चल रहा है, तो वो उससे कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, अल्टीमेट तो इससे ही होगा। तो बातचीत से समाधान हो, लेकिन जो उद्देश्य है, इजराइल का उद्देश्य विशेष रूप से पूरा होता नहीं लग रहा है। पाकिस्तान अभी भी मीडिएशन, पाकिस्तान के गृह मंत्री कई बार ईरान विजिट कर चुके हैं, अब वहां के फील्ड मार्शल मुनीर हैं, वो भी विजिट करना चाहते हैं, और अरब मुमालिक हैं, वो भी ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं समझौता हो किसी न किसी रूप में, क्योंकि जितने ऑप्शन हो सकते थे और इनको आपस में लड़ाने का, वो भी काम नहीं किया। अंदर से वहां की जनता को भड़काना, वो भी काम नहीं किया। सीधा युद्ध करके देख लिया, तो कोई ऑप्शन काम नहीं कर पाया है। तो अब ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो गए हैं। या तो वो डायरेक्ट मिलिट्रीली स्ट्राइक करें, वो बहुत डेंजरस होगा, केवल अमेरिका और ईरान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगा। बिल्कुल करोड़ी जी, क्योंकि देखिए जो ईगो क्लैश ट्रंप के बीच में और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में जो ईगो क्लैश हो रहा है, खतरा किस पर बढ़ रहा है? तमाम वैश्विक जितनी भी दुनिया है उसी के ऊपर बढ़ रहा है, तमाम देशों के ऊपर उसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए रोशनी, अगर मैं कहूं, जिस तरह से अमेरिका में एक रोग स्टेट का कंसेप्ट होता है, उनकी जो रणनीति है उसमें ये कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया और ईरान रोग स्टेट हैं, रशिया और चाइना राइवल हैं। ये उनकी रणनीति का पार्ट है। लेकिन मुझे लगता है रियल रोग स्टेट है वो इजराइल है। क्यों है? देखिए, एक ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला है जो गाजा में मानवीय सहायता के लिए कुछ वेसल्स लेके आता है। पिछली साल लेके आया, इस साल भी 2 बार ले आया, अभी मई में भी लाया। तो उनके जो वेसल्स थे वो इंटरनेशनल वाटर में थे, और ये जो कोलिशन ग्रुप है ये मल्टीनेशनल है। कई देशों के जो मानवीय सहायता कार्य करता है उनका है। उनके पास हथियार नहीं थे, वो इजराइल को इन्वेड करने नहीं आ रहा था। उनके वेसल्स में खाने पीने का सामान था, और उनको इंटरनेशनल वाटर में इजराइल ने पकड़ा है, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मानवीय आधार पे भी और अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पे भी। हम अपने मीडिया ने उसके बारे में बहुत ज्यादा कवरेज नहीं दिया है, लेकिन जिस तरीके से उनको हैरेस किया और डिपोर्ट किया, उनके ने जहाजों को पकड़ लिया, तो वो कोई इन्वेड कर रहे थे, हथियार वाले थे क्या, क्रिमिनल थे क्या? तो इस तरीके का जो व्यवहार है इजराइल का, केवल कम से कम खाने पीने की चीज तो आने दीजिए ना। आप लड़ रहे हैं सामने, मान लीजिए आपसे कोई लड़ रहा है, दुश्मन है तो ठीक है, लड़िए, लेकिन मानवीय सहायता के मामले में भी इतना क्रूअल होना, ये आज के इस जमाने में, आज की सदी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कि एक मानवीय संवेदना तो हम सब में होनी चाहिए। ये तो एंशिएंट पीरियड में भी एम्पायर्स भी लड़ते थे, तो वार के कुछ नॉर्म्स होते थे उसमें। तो इस तरह की स्थिति में जो इजराइल का दृष्टिकोण है, पूरी दुनिया को नाराज कर लिया है, और वो अमेरिका साथ है, इसलिए पूरी दुनिया अमेरिका पे भी नाराज हो गई। जर्मन चांसलर ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया, तो उन पे ट्रंप साहब नाराज हो गए। स्पेन ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया, उन पे नाराज हो गए। इटली की प्रधानमंत्री ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया, नाराज हो गए। तो इस तरीके से नहीं होता है। अब वो आप सही बोल रहे हैं करोड़ी जी, लेकिन यही बात है ना कि यदि मानवीय संवेदना यहाँ पे होती तो युद्ध यहाँ तक थोड़ी पहुंचता, चाहे ईरान की ओर से हो, चाहे यहाँ पे अमेरिका और इजराइल की ओर से हो। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो राष्ट्रपति ट्रंप है वो नरमी बरतते हुए ईरान पर नजर आ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जोखिम तो नहीं ले रहे, क्योंकि देखिए ईरान की ओर से तो ऐसा भी स्टेटमेंट आया है कि फिर से एक सैन्य शक्ति के साथ वो खड़े हो जाएंगे 6 महीने में, तमाम जो भी नुकसान हुए उसकी भरपाई करके, और ड्रोन्स फिर से बनाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं, और अधिक क्षमता के साथ उठते हुए नजर आएंगे। देखिए रोशनी, केमिस्ट्री में एक लॉ है,
anything volatile bottled up too late is explode. तो वो है कि जैसे ईरान में लंबे समय तक सैंक्शंस थे, वो घुटन महसूस कर रहे थे और एग्रेसर बनना नहीं चाहते थे या बनने की सामर्थ्य नहीं थी, कोई भी कारण हो, लेकिन वो एग्रेसर नहीं बनना चाहते थे, वो कहीं अटैक नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो अंदर इतनी घुटन थी। और उस घुटन की वजह से जब वार हुआ, एग्रेशन किया इजराइल ने और अमेरिका ने, तो वो जो एग्रेशन था वो एक वोलेटाइल तरीके से सामने आ गया है। तो उस स्थिति में उनका इतना डिटर्मिनेशन है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरान ने कैटेगरिकल कह दिया कि हम समझौते के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन होर्मुज की स्थिति वो नहीं रहेगी जो 27 फरवरी को थी। और दूसरा यह है कि हम यूरेनियम अमेरिका को सरेंडर नहीं करेंगे। ये ईरान की संप्रभुता और स्वतंत्रता का मामला है। हम संप्रभु स्वतंत्र देश हैं, हम कोई हारे हुए नहीं है कि जिनको उसमें मुझे लग रहा है कि सरेंडर नहीं करेगा, लेकिन बातचीत के लिए ईरान तैयार है। बातचीत के लिए ईरान ने कभी भी ना नहीं किया है। वो कहते हैं बातचीत करेंगे, लेकिन आप डिक्टेट करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस, उस पे हम तैयार नहीं हैं। दूसरा यह है कि आप उसके साथ धमकी भी दें, तो इस तरीके से हो गया कि आप बंदूक की नोक पे समझौता करना चाहते हैं। इस तरह से कोई भी संप्रभु राष्ट्र नहीं करता है। आपको उनको एक रेस्पेक्ट और म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ, इक्विलिटी के साथ बातचीत करनी पड़ेगी कि समझौता करो। लेकिन उसमें जो उनकी रेड लाइंस हैं दोनों की, वो अलग अलग तरीके के हैं, उनका अभी भी कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता से कोई समझौता नहीं होगा। अल्टीमेटली होगा तो चाइना और रशिया अगर कहीं बीच में आएंगे तभी समझौता हो सकता बिल्कुल है। करोड़ी जी, क्योंकि यदि समझौता होना होता पाकिस्तान की मध्यस्थता से, तो अब तक तो इतने 2-3 दौर की यहाँ पे वार्ता को लेकर बैठक भी हो चुकी है, कहाँ कुछ होता हुआ नजर आया। लेकिन करोड़ी जी, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या नेतन्याहू अमेरिका पर दबाव बनाकर अपनी शर्तों पर इस युद्ध को चलाना चाहते हैं, क्योंकि तस्वीरें तो वैसे ही लगती हुई अब नजर आ रही है। देखिए, वो संभव नहीं है, क्योंकि ट्रंप साहब के सामने जिस तरह की स्थिति बन गई है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी और घरेलू राजनीति में भी। ठीक है, वो व्यक्तिगत रूप से नेतन्याहू से को चाहते हैं, इजराइल को समर्थन भी करना चाहते हैं, लेकिन जब आप किसी देश के सदर हैं तो आपके व्यक्तिगत मामले हैं, उनको आपको पीछे छोड़ना पड़ता है देश के हित में। तो अमेरिका के हित में वो इस तरह का नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो इनएविटेबल है कि वहां पे महाभियोग चलेगा प्रेसिडेंट ट्रंप पे, क्योंकि अमेरिकन जनता और अमेरिकन जो कांग्रेस है वो किसी भी रूप में इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इजराइल अपनी इजराइल का ऐसा है, चाहे वो इस्लामोफोबिया कहें या पैलेस्टाइन फोबिया कहें या ईरान फोबिया कहें, वो कह रहे हैं कि हमारे तो एग्जिस्टेंस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, अगर हम लड़ेंगे नहीं तो ये हमें खत्म कर देंगे, इजराइल के अस्तित्व को मिटा देंगे। तो इस तरह का जो इजराइल का परसेप्शन है उससे ओवरकम करना इजराइल के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एक मान के चलते हैं कि हम चारों तरफ से इस्लामिक कंट्रीज से घिरे हुए हैं जो पैलेस्टाइन के साथ हैं और इजराइल के एग्जिस्टेंस को मिटाना चाहते हैं। तो इस तरह का परसेप्शन है, उससे परसेप्शन को दूर करना असंभव है। दुनिया के देशों ने, यूएन जनरल असेंबली ने 2/3 की मेजोरिटी से भी ज्यादा, लगभग 3/4 मेजोरिटी से कह दिया कि 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाल लो, दोनों साथ साथ रहो, पैलेस्टाइन अपनी एरिया में रहे, आप अपने एरिया में रहे। लेकिन उसके लिए भी इजराइल तैयार नहीं हो रहा है। तो जो मानवीय सहायता वाले कार्यकर्ता उन पे क्रैकडाउन, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मानवीय सहायता देने वाले कार्यकर्ता उन पे क्रैकडाउन, संयुक्त राष्ट्र संघ को यह कहना कि हम हमारे यहाँ एंट्री नहीं होने देंगे आपके किसी प्रतिनिधि को। देखिए, वैश्विक समुदाय है, उसके पूरे के अगेंस्ट में जाके आप अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज सबसे बड़ी समस्या है, ईरान कह रहा है कि हमें सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, इजराइल कह रहा है मुझे सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। और इसी तरह से आज के जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उसमें ये एक नया, जैसे पिछली सदी में था कि कलेक्टिव सिक्योरिटी को सिक्योरिटी गारंटी मानते थे जिससे नेटो बना, या बैलेंस ऑफ पावर को मानते थे। आज 2 इतने इंपॉर्टेंट शब्द आ गए हैं, एक तो सिक्योरिटी गारंटी, दूसरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
हर देश चाहता है कि मैं एक दूसरे से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करूं। आप देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पिछले 20 साल से जो भी एग्रीमेंट हुए देशों के बीच में या बहुत से देशों के बीच में, सब में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्ड यूज होता है। तो ये नए जो शब्द आए हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वो उनका विक्टिम ये ईरान और इजराइल भी हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हमें दोनों को सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। गारंटी देगा कौन? गारंटी देने वाला तो कोई चाहिए ना। अमेरिका गारंटी नहीं दे सकता। बिल्कुल करोड़ी जी, क्योंकि गारंटी देने वाले जो तमाम नाटो या फिर यूएन जो तमाम संगठन है यहाँ पर, वो तो इस युद्ध में ही अपनी बहुत ज्यादा भूमिका निभाते हुए नजर तो नहीं आए। जिस प्रकार से बिल्कुल ही देखने को उनकी भूमिका नहीं मिली है। हालांकि देखिए सिक्योरिटी गारंटी की बात कहीं ना कहीं देखिए इजराइल इसलिए भी कर रहा है क्योंकि यदि अमेरिका पीछे हट जाता है युद्ध से तो पास में तो सीमा तो दोनों ईरान और इजराइल की ही रहेगी, और कहीं यहाँ पर उठ खड़ा हुआ एक बार फिर से ईरान, तब तो इजराइल के लिए मुसीबत हो जाएगी ना। अमेरिका तो बहुत दूर है, कैसे बचाने आएगा इजराइल को? देखिए ईरान और इजराइल की तो कहीं सीमा ही नहीं लगती है ना। 1700 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो कहीं बॉर्डर तो दोनों के लगते ही नहीं है। बॉर्डर नहीं लगते हैं। ये तो ये है कि इजराइल के ये मान के चलता है कि जो पैलेस्टाइन के लिबरेशन का मूवमेंट है और उधर जो दूसरे यमन में, लेबनान में जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इजराइल के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, तो उनका समर्थन ईरान कर रहा है। उसकी वजह से वो ईरान को दुश्मन मान के चलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या रास्ता हो सकता है? क्योंकि देखिए रशिया और चाइना इसके बारे में बहुत ही कंसर्न है। उन्होंने अभी पुतिन और शी जिनपिंग ने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट इश्यू किया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से वर्ड यूज किया है कि ये दुनिया में जंगल राज की स्थिति बन रही है। रूल्स ऑफ जंगल के हिसाब से दुनिया चलेगी तो दुनिया में अशांति होगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें कहीं शांति से बैठ के बातचीत करनी चाहिए और उसमें फेयरनेस और जस्टिस होना चाहिए। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, दुनिया के सब देशों का एक समुदाय है, उस पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए, उसको मजबूत करना चाहिए, कमजोर नहीं करना चाहिए। अब दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। तो जब हमारा एक सामूहिक संगठन है, उसको मजबूत करके उनके रूल्स हैं, उनको और मजबूत करें। हाँ, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। बहुत से देशों की शिकायत है कि उसमें डेमोक्रेटाइजेशन नहीं है। सुरक्षा काउंसिल है, वो सुरक्षा परिषद, उसमें 5 परमानेंट मेंबर है। बिल्कुल किरोड़ी जी, तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पे बातें तो हो रही युद्ध विराम की, सीजफायर की, लेकिन बावजूद इसके जो धमकियों का दौर है और जो जुबानी जंग है वो लगातार बरकरार है। और अब तो यहाँ पे ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास बातचीत में। इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आपका